नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पीएम के सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार को सौगात की तीसरी किस्त देंगे। शहरी क्षेत्र से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं, तो 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 परियोजना जो है वो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ रुपए आएगी। तो देखिए, पीएम के साथ जो है तीसरी किस्त पीएम देने वाले हैं। 4 प्रोजेक्ट है जलापूर्ति के, 2 सीवरेज के और 1 रिवर फ्रंट से जुड़ी एक योजना है। बिहार की 7 परियोजनाओं की लागत जो है 541 करोड़ रुपए आई है। बिहार का नगर विकास और आवास विभाग से जुड़ा है ये प्रोजेक्ट। पटना के बेऊर में बनाया गया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन होगा। पटना के करमली चौक का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन है। सिवान और छपरा में जलापूर्ति योजना का लोकार्पण होगा। सिवान और छपरा शहर में 24 घंटे लोगों को अब शुद्ध पानी मिलेगा। मुंगेर में एएमआरयूटी योजना के तहत जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास होगा कल। मुंगेर शहर को पाइपलाइन के जरिए शुद्ध जल जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। एएमआरयूटी योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास होगा। मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना का शिलान्यास किया जाएगा। पूर्वी अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट, चंदवारा घाट का विकास किया जाएगा। रिवर फ्रंट पर कई तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और मुजफ्फरपुर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होगा ये रिवर फ्रंट। और देखिए, इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया जिसमें लिखा है, बिहार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कल एक नई मजबूती मिलेगी। दोपहर 12 बजे वर्चुअल माध्यम से 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। और देखिए, इनमें जलापूर्ति, जी हां, जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। तो पटना के बेऊर इलाके में प्रधानमंत्री सीवरेज प्लांट के काम का शुभारंभ करेंगे और इसका उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। इस सीवरेज प्लांट से पटना नगर निगम के 10 वार्डों के लोगों को फायदा होगा। सीवरेज प्लांट का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। जितने भी हाउस होल्ड से जितने भी सीवरेज आएंगे उसका शुद्धिकरण, सफाई करके जो है और स्लज जो है उससे खाद बनेगा और जो पानी जो उससे निकलेगा उसका ट्रीटमेंट होकर के फिर वो सफाई, साफ पानी जो है वो फिर पुनपुन होते हुए गंगा में जाएगा, बादशाही नाला होते हुए। 43 mld का जो है 43 मिलियन लीटर पर डे का इसका कैपेसिटी है बेऊर एसटीपी का। नमामि गंगा परियोजना के तहत ये बनाया जा रहा है सीवेज प्लांट। आप देख सकते हैं, ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है जहां कल प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर। उसकी जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, खास करके जो ये बेऊर स्थित जो सीवेज प्लांट है नमामि गंगे के तहत बुडको द्वारा बनाया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो है बुडको को ये जिम्मेदारी दी गई थी बनाने का और बुडको के द्वारा बनाया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लांट है ये और ये पूरे पटना के जो सीवेज का पानी होगा वो यहाँ लाने के बाद साफ़ यहाँ पर होगा। उसके बाद इसको पुनपुन में छोड़ा जाएगा और उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। और जो पटना का पानी होगा, पटना का जो गंदा पानी होगा, नाले का पानी, सीवेज का पानी होगा, वो यहाँ पे यहाँ लाया जाएगा और यहाँ से फिर पुनपुन नदी में यहाँ साफ़ करने के बाद पुनपुन नदी में छोड़ा जाएगा। आप ये बेऊर का ये जो है इलाका है जो पूरे आधा पटना को साफ, खास करके जो सीवेज का पानी है वो साफ़ करेगी यहाँ पे। और इसके लिए काफ़ी बड़ा, काफ़ी करोड़ों का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है। पटना बेऊर से अमरजीत शर्मा। वहीं प्रधानमंत्री मुंगेर नगर निगम और जमालपुर नगर परिषद में करीब 240 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।
यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास होगा और इसके जरिए 32,000 घरों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा। योजना के तहत 318 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया जाएगा। हरिवंश एक बार फिर राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए हैं। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद सहित कई दलों के नेताओं ने हरिवंश को बधाई दी। Names have been proposed, but one good candidate only can be elected. So I declare that Sri Harivansh ji has been chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha. राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के इस घोषणा के साथ ही हरिवंश लगातार दूसरी बार उपसभापति चुन लिए गए। चुने जाने के बाद हरिवंश ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समय और अवसर का ख्याल रखना होगा। उपसभापति के रूप में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेना सुनना बड़ा ज्ञानवर्धक रहा। पूरे देश के स्पीकर्स अलग अलग जहां राज्य सरकारें हैं बार बार कहा कि हमें इन व्यवधानों के बारे में जितना संभव हो मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। यह सदन भी सामूहिक रूप से ऐसे प्रसंगों पर विचार करेगा, क्योंकि तेजी से बदलती दुनिया में समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरिवंश जी का जितना सम्मान मैं करता हूं, सदन का हर सदस्य उनका उतना ही सम्मान करता है। मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। पीएम मोदी ने सदन में हरिवंश की जमकर प्रशंसा की, साथ ही शानदार अंपायर भी बता दिया कि सदन के इस मैदान में खिलाड़ियों से ज्यादा अंपायर परेशान रहते हैं। नियमों में खेलने के लिए सांसदों को मजबूर करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। हरिवंश ने शून्य से शिखर तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया है। हरिवंश दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। राज्यसभा ने उन्हें ध्वनि मत से उपसभापति चुना है। सिताब दियारा गांव में 30 जून 1956 को हरिवंश का जन्म हुआ था। उन्हें बिहार के सीएम नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। 1990-91 में पीएमओ में सहायक सूचना सलाहकार भी वो रह चुके हैं। जदयू ने 2014 में हरिवंश को राज्यसभा में भेजा था। हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने कई समाचार पत्र और पत्रिकाओं में काम किया। चर्चित समाचार पत्र प्रभात खबर के वो मुख्य संपादक भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को वैशाली स्थित उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। रघुवंश प्रसाद सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा था। पटना से बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार, जय कुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी विधायक भोला यादव, एमएलसी सुनील कुमार सिंह सहित राजद के कई नेता वैशाली पहुंचे थे। साधु यादव हैं, तमाम लोग रघुवंश सिंह के अंतिम संस्कार के वक्त वहां मौजूद मंत्री नीरज कुमार और जय कुमार सिंह नारेबाजी करने लगे। दोनों ने रघुवंश सिंह अमर रहे के नारे लगाए। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे। बाबू को नमन करो, नमन करो, नमन करो। ईमानदार नेता अमर रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद उनकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि उस आग पर सियासतदान बेशर्मी से सियासी रोटियां सेकने में लगे। इनमें खुद को रघुवंश बाबू का अपना बताने वाले लोग भी हैं और विरोधी भी। मौत से पहले लिखी चिट्ठी पर आरजेडी सवाल उठा रहा है। सवाल है कि आखिर क्यों? निकलना खुद से आदम का
सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स अस्पताल रांची। जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया। मुझे क्षमा करें। सादर, रघुवंश प्रसाद सिंह। निधन से 3 दिन पहले लिखी रघुवंश बाबू की यही वो पहली चिट्ठी है जिसमें लिखे 38 शब्दों से उन्होंने लालू यादव से 32 साल पुराना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन उनके निधन के बाद उनकी पार्टी के नेता उनके लिखे एक एक शब्द को झूठ और षड्यंत्र करार दे रहे हैं। ये जांच का विषय है और ये आप भी जानते हैं कि जो आदमी आईसीयू में रहेगा वो लेटर नहीं लिखेगा। जो चिट्ठी का मामला है वो कहीं ना कहीं इसमें लोग राजनीति कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कहीं ना कहीं इसमें राजनीति कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के सुर में सुर मिलाते हुए सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता भी रघुवंश बाबू की लिखी चिट्ठी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि सडनली जब वो आईसीयू में चले जाएं और इस तरह का जो चिट्ठी प्रकरण है इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। वहीं आरजेडी की ओर से चिट्ठी पर उठाए सवाल को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है। जीवित थे, उनकी सुध नहीं ले रहे थे और उन्होंने अपनी भावना दुनिया के पहले लोकतंत्र वैशाली के प्रति किया। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी बातें रखी, उसके बाद अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। उनको एक लोटा पानी समुद्र में बताकर फेंकने की बात तेज प्रताप ने की। जीते जी तो बेइज्जत किया, अब मरने के बाद उनकी विद्वता को, उनकी लेखनी पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ रघुवंश बाबू की लिखी चिट्ठी पर उनके ही पार्टी और सहयोगी दल के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो नीतीश को लिखी गई उनकी चिट्ठी में की गई मांगों को सीएम नीतीश कुमार गंभीरता से ले रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने भी रघुवंश बाबू के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। साफ है, रघुवंश बाबू को जीते जी न पार्टी नेताओं ने सम्मान दिया और अब उनके निधन के बाद भी उनकी चिट्ठी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है। समस्तीपुर में 4,85,000 की लूट हुई है। जी हां, सीएसपी संचालक से अपराधियों ने 4,85,000 रुपए लूट लिए हैं। सिंधिया थाने के बेहट पुल के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि भागने के दौरान अपराधियों ने यहां फायरिंग भी की है। विरोध में लोगों ने सड़क जाम भी कर दिया। तो देखिए, समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां 4,85,000 की लूट हुई है और बताया जा रहा है सीएसपी संचालक से अपराधियों ने रुपए लूटे हैं और भागने के दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की है। हालांकि लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली, लोगों ने यहां सड़क जाम भी किया। पुलिस ये खाली दारू पीने वाले को पकड़ेंगे, ले जाएंगे, पैसा हटेंगे। ये कभी भी कोई क्रिमिनल को नहीं पकड़े हैं। इतना क्रिमिनल घूमते रहता है एरिया में, कुछ नहीं। इसके अगर ये चालेगा तो यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता है। प्रशासन में इतना दम होता है, लोग कहते हैं कानून का हाथ लंबा होता है मगर इसका हाथ छोटा है। ये सब भर्ती हो जाता है। इस सबको, इसको हटाइए यहाँ से। हम लोग को एक ही चीज चाहिए, जो ये या तो अपना बदली करवाए यहाँ से, तब जाम हटेगा, नहीं तो डीएसपी साहब, एसपी साहब आएंगे तब जाम हटेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सर संघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर के जीवन पर आधारित किताब का ऑनलाइन लोकार्पण पटना में आरएसएस के ऑफिस में किया गया। इसके लेखक हैं डॉक्टर धनंजय गिरी। लोकार्पण में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। सोशल मीडिया के जरिए वो यहां जुड़े हुए थे। लेखक ने बताया कि किताब में गुरुजी की जिंदगी से जुड़ी कई पहलुओं का जिक्र किया गया है। गुरुजी तो सागर की अतल गहराई है, अनंत आकाश है। आकाश को आलिंगन देना और गुरुजी को समझना दोनों एक ही है, जो कि संभव नहीं है। फिर भी जहाँ तक संभव हो सका उतना किया गया। और ये एक पुस्तक गुरुजी के जीवन की झलक मात्र है। 6 खंड है, गुरुजी के जीवन के 6 अध्याय हैं और उस पर अलग अलग उनके कालखंड की विवेचना है। बचपन, युवावस्था, सरसंघ चालक का पीरियड और अलग उनके आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की सोच। इतना जो कुछ भी हो सकता है समाज जीवन में, वो इसको कम में समाहित करने का प्रयास किया गया है। और आइए अब देख लेते हैं चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार में बीजेपी को चुनाव प्रचार के लिए किसी स्टार की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े स्टार हैं। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कोई चुनावी मुद्दा नहीं है।
केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में 3 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास किया, साथ ही एक पुल का उद्घाटन किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि इन सड़कों से बेगूसराय के पिछड़े इलाके मुख्य सड़क से जुड़ जाएंगे। बीजेपी का डिजिटल प्रचार रथ दरभंगा पहुंचा, जहां से नगर विधायक संजय सरावगी ने रथ को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ गांव-गांव जा रहा है और इसके जरिए लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी दी जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर नालंदा में सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी की तरफ से रथ यात्रा शुरू की गई, जिसके जरिए लोगों को सरकार के काम की जानकारी दी जाएगी। फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू के मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी और सीपीआई-एमएल के कई नेता जेडीयू में शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने स्थानीय को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। भागलपुर के कहलगांव में सुभाष यादव अपने समर्थकों के साथ एलजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के प्रधान महासचिव शहनवाज कैफी ने सभी को सदस्यता दिलाई। पुणे में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन किया, जिसमें जिले की 7 में से 2 सीटों पर पार्टी का उम्मीदवार उतारने की मांग की गई। पार्टी ने फर्स्ट बिहारी फर्स्ट अभियान को जारी रखने का ऐलान किया है। कैमूर के लबेदा गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने नेताओं के आने पर रोक लगा दी और सड़क नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी भी दी है। चुनाव को लेकर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के ऑफिस के बाहर भीड़ लगी है, लेकिन कई पार्टियों के ऑफिस में सन्नाटा पसरा है। इनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है। 17 सितंबर को युवा कांग्रेस बेरोजगारी यात्रा निकालेगी। बेगूसराय में पार्टी नेताओं ने कहा कि युवा रोजगार के सवाल पर सरकार से सवाल पूछेगा। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम चंपारण की लौरिया सीट पर दावा ठोक दिया है। फिलहाल बीजेपी के विनय बिहारी लौरिया से विधायक है। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक कर पार्टी से उम्मीदवार उतारने की मांग की है। पटना में हलवाई समाज ने बैठक की और जनसंख्या के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की मांग की है। समाज का कहना है कि बिहार में हलवाई समाज की जनसंख्या 8% है और उसी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलने चाहिए। खगड़िया में जेडीयू से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि क्षेत्र में जाकर सरकार की नाकामियों को वो उजागर करेंगे। शेखपुरा में सीपीआई की जिला परिषद की बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना होगा। दानापुर विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी विधायक आशा सिन्हा ने इलाके में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने बेगूसराय के बरियापुर में मध्य विद्यालय के मुख्य द्वार के निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि फिर से एनडीए की सरकार बनने पर मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में बदल दिया जाएगा। कटिहार के समेली ब्लॉक में 2 पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की। अरवल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर साक्षरता कर्मियों की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि खासकर महिलाओं और नए वोटरों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। चुनाव की तैयारियों को लेकर रोहतास में बैठक हुई, जिसमें डीएम और एसपी के साथ सभी प्रखंडों के बीडीओ मौजूद रहे। बैठक में मतदान केंद्रों की व्यवस्था पर चर्चा हुई। भागलपुर के डीएम ने मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ जिले के ग्रामीण इलाकों में जाएगा और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18।